एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 raised to power 24 kg and the sun is 2 into 10 raised to power 30 kg and the average distance between them is 1.5 into 10 raised to power minus 11 मीटर। अब आपको बोला गया है कि एक मासी बॉडी सन है, दूसरी मासी बॉडी अर्थ है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया गया और दोनों मासी बॉडीज का मास भी आपको गिवन है और ये बोला गया है कि सन और अर्थ के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक मासी बॉडी हमने कंसीडर की जिसको हम कह रहे हैं अर्थ, दूसरी मासी बॉडी हमने कंसीडर की जिसको हम कह रहे हैं सन। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 1.5 इंटू 10 raised to power minus 11 मीटर। तो अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, मास ऑफ अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ इसको हम डिनोट कर लेते हैं ME से, अर्थ का मास है इसलिए ME से डिनोट करती हूं। कितना है 6 इंटू 10 raised to power 24 kg आपको गिवन है। उसके बाद आपको गिवन है क्या, मास ऑफ सन, सन के मास को मैं MS से डिनोट कर लेती हूँ। मास ऑफ सन कितना गिवन है आपको 2 इंटू 10 raised to power 30 kg और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 इंटू 10 raised to power 11 मीटर। अब आपको पता है यूनिवर्स में कोई भी दो मासी बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती हैं और वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे हमें अर्थ और सन के बीच का फोर्स कैलकुलेट करना है कि दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G। अब देखो फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी हम क्या लेकर चल रहे हैं अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ मीन्स ME। सेकेंड बॉडी का मास मीन्स सन का मास तो MS डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिस्टेंस को हम क्या लेकर चल रहे हैं, R ही लेकर चल रहे हैं और डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर होता है। अब जो भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करो। देखो F की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, G क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 raised to power minus 11 इंटू में मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है कितना 6 इंटू 10 raised to power 24 मल्टीप्लाई में मास ऑफ सन ये भी आपको गिवन है कितना है 2 इंटू 10 raised to power 30 kg डिवाइडेड बाय दोनों के बीच, दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको 1.5 इंटू 10 raised to power minus 11 सारे का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स कैलकुलेट होकर आएगा कितना 35.7 इंटू 10 raised to power 21 न्यूटन। तो यहां से आपके पास फोर्स कैलकुलेट हो गया कि अर्थ और मून अर्थ और सन दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं 35.7 इंटू 10 raised to power 21 न्यूटन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, What do we call the gravitational force between the earth and the object? अब आपको पता है कि यूनिवर्स में कोई भी दो मासी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर उन दो मासी बॉडीज में से एक बॉडी अगर अर्थ हो जाए तो लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है या फिर अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट प्रेजेंट है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, मींस अर्थ उस बॉडी को अट्रैक्ट करती है और इसीलिए उस फोर्स को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी बोला जाता है या फिर हम उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को आप क्या बोलोगे, ग्रेविटी बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, What is the importance of universal law of gravitation? अब आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी दो मासी बॉडी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस कोई भी दो मासी बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो अब पूछा गया है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम भी एक मासी बॉडी है, अर्थ भी एक मासी बॉडी है।
अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों को बाइंड करके रखने का काम करता है। हम अर्थ के साथ बंधे हुए हैं, मींस हम अर्थ की सरफेस पे रह पा रहे हैं, वो किसके कारण है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोवाइड मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। हर एक प्लैनेट के मोशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, किसके कारण मूव कर रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट इज द फोर्स विच प्रोवाइड सर्कुलर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो वो भी किसके कारण होता है? वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। हमने कोई दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, अब आपको ये बताना है कि ये जो केसेस दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग फोर्स पे क्या असर होगा, फोर्स में क्या चेंज आएंगे। फर्स्ट केस आपको गिवन है, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। जो आपने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, अगर उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल कर दें तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड केस में आपको बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। अगर दो मासी बॉडी जो आप लेकर चल रहे हैं, उन दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए या फिर ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे, व्हेन द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर डबल। दोनों ऑब्जेक्ट के मास को अगर डबल कर दिया जाए तब फोर्स पर क्या डिफरेंस आएगा, फोर्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए मैंने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मास कितना था m1, दूसरी बॉडी कंसीडर की जिसका मास कितना था m2। इन दोनों मासी बॉडीज के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। अब हमें पता है कि दो मासी बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों मासी बॉडीज के बीच का फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं केस नंबर फर्स्ट लेकर चल रही हूँ। केस फर्स्ट में आपको क्या करने को बोला गया है? द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, कि अगर इन दोनों मासी बॉडीज में से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट के मास को मींस m1 को डबल कर दूं, जब मैं इसको डबल कर दूंगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2m1 हो जाएगी। तो फोर्स अब इनके बीच में कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि फोर्स में कितना चेंज आया। पहले फोर्स कितना था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब हमें देखना है कि फोर्स में कितना चेंज आएगा, तो इसको मैं डिनोट कर देती हूँ F डैश से, क्योंकि नया फोर्स कैलकुलेट होकर आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? G m1 क्या है? m1 को तो हमने डबल कर दिया, तो लिखेंगे 2 इंटू में m1 मल्टीप्लाई दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m2 डिवाइडेड बाय दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 2g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये देखो g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये किसके इक्वल है? f के इक्वल है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ f डैश इज इक्वल टू 2 इंटू में f। मीन्स जो अब नया फोर्स आया है, जब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया, तो जब वो फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा? पहले फोर्स का डबल होगा। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में आपको बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। पहले हम डबल के लिए सॉल्व करते हैं, फिर हम ट्रिपल के लिए सॉल्व करेंगे। अब बोला गया कि इन दो मासी बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए, इट मीन्स जो r है उसको क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए, उस टाइम पे फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो f डैश इज इक्वल टू क्या होगा? g फर्स्ट बॉडी का मास m1 इंटू में m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह अब हमने क्या कर दिया? डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इट मीन्स 2r स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f इज इक्वल टू कितना आएगा? g m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। अब देखो हमें पता है यहाँ पर f डैश इज इक्वल टू 1/4 को आप अलग रख लो। ये जो वैल्यू है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है? f के इक्वल होती है। तो देखो जो f डैश है मींस जो फोर्स आया जब हमने ऑब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो फोर्स क्या हो गया? 1/4 हो गया। इट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स
इज 1/4। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया है? 1/4 हो गया है। अब देखो सेकंड केस में ही आपको बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। डबल के लिए हमने कैलकुलेट किया, फोर्स कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है ट्रिपल के लिए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, मींस आर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 गुना कर दे, तब फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो एफ डैश कैसे कैलकुलेट करोगे? जी फर्स्ट बॉडी का मास m1, सेकंड बॉडी का मास m2 डिवाइडेड बाय दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, और दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है? ट्रिपल कर दिया है। तो क्या लिखोगे? 3r, और डिस्टेंस का क्या होता है? स्केयर होता है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? एफ डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 9r स्क्वेयर। तो अब देखो यहां पे अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एफ डैश इज इक्वल टू 1/9। ये देखो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसके इक्वल होता है? एफ के इक्वल होता है। इट मींस जब हम दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को अगर हम क्या कर दें? ट्रिपल कर दें, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 1/9 टाइम हो जाएगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/9 टाइम। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में आपको बोला गया द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। फर्स्ट बॉडी का मास कितना था? m1, सेकंड बॉडी का मास कितना था? m2। अब बोला गया कि दोनों मासी बॉडीज के मास को अगर डबल कर दिया जाए, इट मींस m1 को भी हम क्या कर दें? 2m1 कर दें, और साथ साथ m2 को भी क्या कर दें? डबल कर दें, मींस 2m2। अब देखना है कि दोनों मासी बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना कम या कितना ज्यादा होगा, मींस वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो देखो एफ डैश इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करोगे? जी फर्स्ट बॉडी का मास डबल करने के बाद कितना था? 2 इंटू में m1, सेकेंड बॉडी का मास डबल करने के बाद 2 इंटू में m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? आर स्क्वायर था। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू में जी m1 m2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, बाकी क्या बची टर्म? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको पता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एफ के इक्वल होता है। तो एफ डैश इज इक्वल टू 4 इंटू में एफ। इट मींस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो 4 टाइम हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स is 4 टाइम।